तो अब समय आ चुका है OnePlus 13S का डिटेल रिव्यू करने का। 15 दिनों से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ। मेरी दोनों ही सिम इसमें अभी भी पड़ी हुई हैं। इस फोन का जो फॉर्म फैक्टर है ना, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। परंतु आज हम इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों जानेंगे। उसके पहले ना एक आवश्यक सूचना देना चाहूंगा आपको। यदि आपने OnePlus 13S परचेज किया है या फिर 30 जून से पहले परचेज करने वाले हैं, तो एक काम आपको करना है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली और अच्छी लगी, यूजर्स के हित में लगी। तो फोन लेने के बाद ना आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ ऊपर अकाउंट में OnePlus अकाउंट में लॉग इन करना है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट्स पे जाके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, मोर रिवॉर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा। 3 years बैटरी प्रोटेक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा ना, इस पे जाके इसको क्लेम कर लेना। बेसिकली यहाँ पे OnePlus कह रहा है कि 30 जून या इससे पहले यदि आपने OnePlus 13S परचेज किया है और 14 जुलाई से पहले आप इस वाले रिवॉर्ड को क्लेम करते हैं, तो इस कंडीशन में यदि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ 80% से नीचे जाती है 3 साल के अंदर, तो वो फ्री में बैटरी रिप्लेस करके देंगे। यहाँ पे अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। बोला गया है कि भाई डिवाइस में कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, तो वो सब रहेगा। और हो सकता है सर्विस सेंटर वाले मना भी कर दें रिप्लेस करने से, बट क्लेम ले सकते हैं। फ्री में है तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बैटरी आपकी ख़राब होती तो आपके पास एक विकल्प रहेगा, है ना, कि फ्री में रिप्लेस हो जाए। बाकी सेटिंग्स में ही बैटरी सेक्शन में जाएंगे ना, तो बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी ये 100% दिखा रहा है। अब पुनः बताना चाहूँगा कि ये जानकारी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ साझा कर दूँ। बाकी फ़ोन के बारे में बताऊँ ना, तो मैंने इस वाले फ़ोन को प्री बुक किया था। मैंने खुद परचेज़ किया इसको। 50,000 रुपये का मिला है, क्योंकि 5,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट था SBI कार्ड पे। और प्री बुक करने पे क्या था कि इनका ऑफर था ना कि OnePlus Nord Buds 3 फ्री में मिलेंगे, तो मुझे वो भी मिले हैं वैसे। परंतु ये भी जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोगों को मिले हैं। अब ये तो सबको भाई भली भांति ज्ञात है कि OnePlus 13S का जो फॉर्म फैक्टर है, जो इसकी कदकाठी है, यही इसकी USP है। देखिए OnePlus 13R 40,000 रुपये के राउंड मिल जाता है, 65,000 के राउंड मिल जाता है OnePlus 13। अब बीच में ना एक गैप था, बड़ा गैप था, बल्कि ये कई सालों से चलता आया है गैप OnePlus की लाइनअप में। उस गैप को फिल किया यहाँ पे OnePlus ने, साथ में थोड़ा और इन्होंने दिमाग लगाया और एक कॉम्पैक्ट फोन दिया विद फ्लैगशिप प्रोसेसर। Snapdragon 8 Elite है इसमें। बट भाई पिछले 15 दिनों से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ और मुझे इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 5 कमियां लगी। तो सब एक एक करके जानेंगे। वैसे OnePlus ने एक कमी नहीं करी है। बॉक्स में आपको अडेप्टर भी मिल जाएगा, बैक केस भी मिल जाता है, प्री अप्लाइड थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। और रही बात साइज की ना, तो जैसे आज के टाइम पे रेगुलर स्मार्टफोन्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, ये OnePlus 13 है, S25 Ultra है, और रिसेंट टाइम के और भी स्मार्टफोन्स को रखता हूँ ना, तो उनकी अपेक्षा ये छोटा है, काफी छोटा है। परंतु जैसे हम iPhone 16 या फिर सैमसंग की S23 को रखते हैं इसके सामने ना, तो उनसे ये थोड़ा सा बड़ा फील होता है। बट हाँ, मेरे यूजेस के दौरान ना मैंने एक चीज नोटिस करी, जिसने भी मेरे हाथ में इस फोन को देखा ना, तो उनका कहना था कि ये तो आईफोन जैसा लग रहा है। उसका रीजन ये भी है कि भाई पीछे से भी काफी देखने में सिमिलर लग रहा है आईफोन के, थोड़ा कैमरा मॉड्यूल वैसा सही है, साथ में जो एजेस में कर्व मिलता है, फ्लैट फ्रेम मिलता है, वो बहुत सिमिलर है। परंतु हाँ, एक बात क्लियर करना चाहूंगा, इसकी जो इन हैंड फील है ना, मेटल फ्रेम और ग्लास बैग के साथ में प्रीमियम आती है भाई। यूज करने में मजा आता है और साथ में ऐसे एकदम चीप फीलिंग नहीं आती। वैसे 50,000 का फोन है तो चीप फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए। और बैग के अलावा ना ये फोन फ्रंट से भी काफी प्रीमियम लगता है। देखिए बेजल्स पहली बात बहुत कम है। जैसे iPhone 16 से कंपेयर करें ना, तो उसकी कंपेरिजन में बेजल्स आप देखेंगे काफी थिन है इसके, और सिमेट्रिकल बेजल्स हैं, तो सामने से भी देखने में भाई एकदम बढ़िया लगता है। फ्लैट डिस्प्ले है। वैसे मैंने जब इसको परचेस किया था मुझे ग्रीन कलर लेना था, परंतु स्टोरेज वेरिएंट के साथ में अवेलेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने ये ब्लैक वाला परचेस किया। पिंक कलर भी था, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो OnePlus ने इस वाले फोन के साथ में ना कई हार्डवेयर चेंजेस भी किए हैं, बट एक चेंज है, इसमें अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता, इसमें एक प्लस की मिलती है। और इसको ना सेटिंग्स में जाके आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि इसको क्लिक करने पे एक्शन क्या होगा। इनफैक्ट क्लिक करने पे नहीं, लॉन्ग प्रेस करने पर क्या एक्शन होगा। तो जैसे पहला ऑप्शन मिल जाता है सेव टू माइंड स्पेस, इसकी बात आगे करूंगा। साउंड एंड वाइब्रेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब है ना, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर, ट्रांसलेट, ऐसे ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें चूज कर सकते हैं। नो एक्शन भी है। वैसे आईफोन के एक्शन बटन से इसकी समानताएं मात्र एक संयोग है। अब इन 15 दिनों में ना मैंने इसकी माइंड की को ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। इसकी जो पोजीशन है थोड़ा ऊपर साइड है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है वहां तक रीच करने के लिए। बट मैंने इसको माइंड स्पेस के लिए सेट किया हुआ था। बेसिकली ये क्या करता है, आपने इसको प्रेस एंड होल्ड किया तो ये आपकी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, स्क्रीन में क्या इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको अपने हिसाब से समझेगा और उसकी एक समरी सी बना के रख लेगा, और अलग अलग आपको एक्शंस भी करने के लिए सजेशंस दे सकता है। खैर ये तो माइंड स्पेस की बात हो गई। इसके अलावा भी बहुत से एआई फीचर्स हैं, उनकी बात आगे करेंगे। उसके पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा दर्द होता था भाई बैटरी बैकअप।
बैकअप, परंतु इस वाले स्मार्टफोन साथ ना आपको एटलीस्ट वो वाला दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए इस छोटे फोन में 5850 mAh की बड़ी बैटरी है, 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इनफैक्ट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस कथित फ्लैगशिप फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। खैर हमने इसका चार्जिंग टेस्ट किया था, 5% से 50% होने में 23 मिनट लगे थे और 100% होने में 61 मिनट। 1 घंटे के अंदर फोन फुल चार्ज हो जाता है। और यदि मैं बैटरी बैकअप की बात करूं ना, तो जो मुझे इसने बैकअप दिया है उसके अकॉर्डिंग बोलना चाहूंगा कि आज तक जितने भी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स इस साइज के, मतलब थोड़ा छोटे साइज के स्मार्टफोन जो हमने यूज करे हैं, उन सभी में सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप ये वाला फोन दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे यूसेज में आराम से ये वाला फोन मुझे 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे या इससे ज्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम देने में सक्षम रहा है। एक बार चार्ज करने पे मॉडरेट यूसेज में ये 1.5 दिन आराम से निकाल देता है। और मैंने इसका ओवरनाइट बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया था आइडल कंडीशंस में, उसमें भी पूरी रात में इसने मात्र 2 या 3% बैटरी ड्रेन करी थी। तो भाई बैटरी बैकअप जो है ना इसका बहुत शानदार है। इनफैक्ट मैंने OnePlus 13 भी टेस्ट किया हुआ है, उसकी बैटरी थोड़ी सी बड़ी है इससे, बट उसके कंपैरिजन में मुझे इसका बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर मिला है। तो जैसे एप्पल या सैमसंग के कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में इसका बैटरी बैकअप निसंदेह बहुत अच्छा है। एक बात और अच्छी है, इसमें डुअल फिजिकल सिम स्लॉट है, एक साथ आप 2 ही सिम यूज कर सकते हैं, बट ई सिम भी यूज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। बट इसके डिजाइन में ना एक मेजर कमी लगी मुझे, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से देखते हैं ना तो इसमें स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग नहीं दी है OnePlus ने। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करी है, IP65 है, जबकि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे 20,000 25,000 रुपए या इससे ऊपर के फोन्स में IP68 69 आ रही है। इसके अलावा कुछ और मेजर कमियां भी हैं इस वाले स्मार्टफोन में, उसकी बात आगे करेंगे। बट उसके पहले बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी रुचि ऐसे अनबायस्ड और प्रोज एंड कॉन्स वाले रिव्यूज और कंपैरिजन देखने में रुचि है तो। अब डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 13 में 6.82 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले है, इसमें 6.32 इंचेस की डिस्प्ले है। हालांकि दोनों में जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो अलग अलग हैं। इसमें 1.5 का रेजोल्यूशन मिलता है, 120 हर्ट्ज है, LTPO ये भी है वैसे, परंतु कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखते हैं ना तो 13 की डिस्प्ले ज्यादा प्रीमियम है। हालांकि HBM ब्राइटनेस इसमें भी इनफ मिल जाती है, 1600 निट्स की है, आउटडोर्स में यूज करने में कोई समस्या नहीं लगी मुझे। डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पे भी ये सपोर्टेड है तो अच्छी बात है। मीडिया कंजम्पशन एंड ओवरऑल डिस्प्ले को देखता हूँ ना तो मुझे डिस्प्ले क्वालिटी से कोई ऐसे मेजर शिकायत नहीं है। इनफैक्ट जो डुअल स्पीकर्स मिलते हैं ये भी लाउड एंड रिच लगे, और जो हैप्टिक मोटर है ना वो भी OnePlus 13 के आसपास की है। 13 की अगर 20 है तो ये 19 या 18 है। हालांकि इसमें इन डिस्प्ले स्कैनर जो है वो ऑप्टिकल वाला मिलता है और इसकी पोजीशन भी नीचे साइड है। 13 के इन डिस्प्ले स्कैनर में ना पोजीशन भी अच्छी है और उसमें अल्ट्रासोनिक है, तो गीले हाथों से भी वो अनलॉक हो जाती है। अच्छा नेटवर्क्स की बात करूँ ना तो यहाँ पे OnePlus ने एक ऐसा क्लेम किया है जो कि रियल वर्ल्ड में उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। देखिए पहली बात 5G बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिलता है इसमें, आयर ब्लास्टर भी है, NFC भी है, लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.0 है इसमें, और क्योंकि इसको फ्लैगशिप फोन कहा जा रहा है तो उस हिसाब से इसमें जो USB का पोर्ट है ना ये वर्जन 2.0 वाला है, 3.2 नहीं है जो ज्यादा फास्ट होते हैं। परंतु मुझे ये मेन कमी नहीं लगी इसमें। एक्चुअली ना OnePlus ने एक डेडिकेटेड वाईफाई चिप लगा के दी है, G1 चिप उसका नाम दिया है। अब OnePlus के हिसाब से इस वाले फोन की जो वाईफाई रेंज है ना वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें एकदम उल्टी हो रही हैं। मैंने इस फोन को ना इन्हीं के OnePlus 13 से कंपेयर किया जिसमें G1 चिप नहीं है, और घर के अलग अलग कोनों पे गया जहां पे वाईफाई सिग्नल्स थोड़ा सा वीक रहते हैं। अब OnePlus 13s क्या करता है, वाईफाई जैसे ही वीक होता है ना वहां पे सिग्नल्स को एकदम ड्रॉप कर देता है, वाईफाई एकदम खत्म। बट 13 में सेम जगह पे ज्यादा बेटर कवरेज आ रही है। तो OnePlus की जो ये G1 चिप है ना, या तो ये ऑप्टिमाइज नहीं है या फिर एक मार्केटिंग गिमिक है। अदरवाइज मोबाइल डेटा की बात करें, नेटवर्क सेक्शन बहुत अच्छा है, कॉलिंग क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ सही है। और एक चीज और है जो मुझे बहुत सही लगी इस वाले फोन की, वो है इसकी परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे OnePlus ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। इसमें जो अभी इस साल का फ्लैगशिप चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 8 Elite वो दिया है, साथ में LPDDR5X रैम, UFS 4.0 स्टोरेज, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये एकदम पावरफुल शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है इस छोटे कॉम्पैक्ट फोन के लिए, और यही कारण है कि इतने दिनों की यूज में ना ये फोन एक बार भी लैग नहीं हुआ, एक बार भी अटका नहीं है, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई, एकदम मक्खन जैसे चलता है फोन। तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये नॉर्मल यूजेस में भी हीट हो सकता है, बट जैसे नॉर्मल यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये फोन बहुत ज्यादा वार्म या हीट नहीं होता। हाँ इतना अंतर है कि OnePlus 13 और इसमें जैसे 1 घंटे लगातार हम कॉल करते हैं तो उस कंडीशन में ये 2-3 डिग्री सेल्सियस ये एक्स्ट्रा वार्म होगा, एक्स्ट्रा गर्म होगा। बट मेरी यूसेज में ऐसे ओवर हीटिंग जैसी कोई समस्या इस वाले फोन में नहीं लगी है। हाँ OnePlus 13 के कंपेरिजन में 1-2 चीजें हैं थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे BGMI में चेक कर रहा था तो 13 में 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, इसमें 90 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। तो मैंने क्या किया कि दोनों में 90 FPS सेट करके 1 घंटे की गेमिंग करी। ये FPS डेटा ना आपकी स्क्रीन पे है, आप ये देखो यहाँ पे जो FPS स्टेबिलिटी है दोनों ने बहुत अच्छी मेंटेन करी है। इनफैक्ट इस कंडीशन में ना 13S थोड़ा
सा कम वार्म हुआ था। ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्म होता है। बट एक और सरप्राइजिंग चीज इस टेस्ट में ना 13S ने बैटरी ड्रेन थोड़ा सा कम किया है। अब क्योंकि ये थोड़ा छोटी स्क्रीन वाला फोन है तो गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट फोन तो नहीं बोलूंगा इसको, कैजुअली आप गेम कर सकते हैं इस वाले फोन में। तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस इस वाली फोन की ना वो फ्लैगशिप ग्रेड है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है इसमें। और इसका कारण जितना चिपसेट है उतना ही कहीं ना कहीं इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी है। देखिए ये फोन चलता है Oxygen 15 पे, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे। ब्रांड का कहना है कि इसको 4 OS अपडेट्स और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक OS अपडेट ना इसको और मिलना चाहिए था। परंतु इसके अलावा बात करते हैं तो फोन में ऐसे कोई मेजर ब्लोटवेयर नहीं है, जैसे ओप्पो, रियलमी, ये आईकू के फोन्स में होते हैं ना, इनमें तो बहुत वल्गर ऐप रिकमेंडेशंस भी आती हैं। आईकू न्यू 10 का रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था। ओप्पो के फोन्स में भी देखते हैं कि फालतू के ब्लॉटवेयर बहुत ज्यादा होते हैं, तो एटलीस्ट ऐसा इस वाले फोन के साथ में नहीं है। और जो एक चीज बहुत अच्छी हुई है ColorOS 15 या Oxygen 15 के साथ में, UI बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत मजा आता है यूज करने में, एकदम आनंद आ जाता है। एनिमेशंस, आइकन्स, ओवरऑल जो UI है देखने में भी अच्छा लगता है, चलाने में भी अच्छा लगता है। अब इसमें ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि भाई कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, है ना, जैसे फ्लक्स थीम्स और आइकन्स, सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब रीसेंट मेन्यू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। और इस बार इसमें ना नया डायलर भी आया है, साइलेंट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, संभव है, कोई समस्या नहीं है। बट इसके अलावा ना इसमें AI कॉल असिस्टेंट वाला फीचर आया है, ये मुझे बड़ा यूजफुल लगा है। तो जैसे कॉल करते हैं तो ये वाला बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके आप AI ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कॉल्स को। अब ये जो इसका समराइज वाला फीचर है ना भाई, ये बहुत सही काम करता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे आपके साथ दिन भर ना बहुत ज्यादा बातें होती हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शंस होते हैं, बातों में कई बार होता है ना कि नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं अलग अलग। जैसे CA की जॉब करते हैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, और आपके पास अलग अलग क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, नंबर्स में बात हो रही है, पैसे की, कुछ भी, तो ये इतना एक्यूरेट काम करता है ना। किसी ने 7869 कहा होगा अगर हिंदी में भी, तो ये 7869 ही लिखेगा, और पूरे 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे जितनी भी आपने बात करी होगी उसको एकदम संक्षिप्त रूप से एकदम समराइज करके एक सारांश आपको बताएगा। मजे की बात यह है कि ये हिंदी के साथ साथ ना अवधी भाषा में भी काम कर रहा है। मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है वो अवधी है, हम अवधी बोलते हैं। तो एक दिन मैंने अपनी बुआ को कॉल करी थी, बहुत देर बात करी उनसे, उसको इसने भाई बहुत सही तरीके से समराइज किया था। मैं एकदम शॉक हो गया ये देख के। हाँ, हो सकता है ये सबके यूज केस में ना है, बट फीचर सही है। वैसे डायलर का एक फीचर बताता हूँ, इसमें जब कॉल आती है ना तो बाय डिफॉल्ट नीचे की साइड स्वाइप करने पे कॉल पिक होती है, ऊपर की साइड होने पे कट होता है। इसको आप चाहें तो फ्लिप कर सकते हैं। डायलर में ही ना सेटिंग्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे स्वाइप अप टू आंसर कर देंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स को आप समराइज कर सकते हैं। इमेज एडिटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको AI एडिटर मिलता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, कुछ यूजफुल हैं, काफी यूजफुल हैं। रिफ्लेक्शन इरेजर हो गया, AI इरेजर है, AI रिकम्पोज है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें। बाकी गूगल जेमिनाई, सर्कल टू सर्च, ये सब तो है ही। वैसे एक बात और बताना चाहूंगा, 15 दिनों की यूज में ना इस फोन में मुझे एक भी बग्स नहीं मिले थे। OnePlus 13 जब मैंने टेस्ट किया था ना, उसके रिव्यू में चेक कर सकते हो, उसमें मुझे कई इरिटेटिंग बग्स मिले थे, बट इसमें ऐसा नहीं था। बट इस वाले फोन की जो मुख्य समस्या है, सबसे मेन वाली, वो है इसके कैमरा। पहली बात तो बहुत ही असाधारण सा मतलब कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो है, इसमें OIS नहीं मिलता है, अल्ट्रा वाइड नहीं है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और मैंने इस वाले फोन को ना अपने रेफरेंस के लिए OnePlus 13 से भी कंपेयर किया, मेरे पास Samsung S23 था, इससे भी कंपेयर किया, iPhone 16 था, इससे भी कंपेयर किया। तो अलग अलग फोन से कंपेयर करके मेरे को ना एक बेटर आइडिया मिला है कि भाई इस फोन का कैमरा कॉम्पैक्ट फोन्स के हिसाब से और OnePlus की लाइनअप के हिसाब से कहां पे अलाइन करता है। तो इस वाले टेस्ट में मुझे सबसे पहले तो ये पता चला कि इसका जो फ्रंट कैमरा है OnePlus 13 से बहुत बेटर है। फोटोज की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, यहाँ पे चाहे हम डे लाइटिंग की बात करें, चाहे हम लो लाइटिंग की बात करें, स्किन टोन से ज्यादा बेटर मैनेज कर रहा है। जैसे बैकग्राउंड से कुछ लाइट आ रही है तो उस कंडीशन में 13 धुंधली सी इमेज कैप्चर करता है, ये एकदम क्लियर प्रोसेसिंग करता है। मेन कैमरा की बात करूँ ना तो ये मुझे बहुत इनकंसिस्टेंट लगा। कई बार तो इमेज में बहुत ज्यादा सैचुरेशन ऐड कर देता है, कई बार स्किन को एकदम से वाइट कर देता है। हालांकि एक बात अच्छी है कि डायनेमिक रेंज ये ठीक ठाक बैलेंस कर लेता है। और लो लाइटिंग की बात करूं तो वहां पे भी ओके परफॉर्म करता है। बट जो इसका 2x टेलीफोटो कैमरा है ना, इसमें OIS ना होने की वजह से, जैसे हम लो लाइट में, आर्टिफिशियल लाइटिंग में इमेज कैप्चर करते हैं, पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करते हैं, तो वहां पे ये एकदम सॉफ्ट रिजल्ट देता है। अंधेरे में, रात के टाइम पे इसका 2x टेलीफोटो कैमरा यूज करने लायक इमेज आपको नहीं निकाल के दे पाएगा। हाँ, दिन के टाइम पे हाथों को स्टेबल रख के इमेज क्लिक करेंगे, ये शार्प रिजल्ट्स आपको देगा। परंतु यहाँ पे भी OnePlus 13 के जो 3x पेरिस्कोप कैमरा है ना, उससे पीछे ही है, बहुत पीछे है। और ये एकमात्र कमी नहीं है, अल्ट्रा वाइड नहीं दिया है, चलो ठीक है नहीं दिया है, बट पोर्ट्रेट मोड में जाएंगे ना तो यहाँ पे मात्र आपको 2x का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे किसी भी दूसरी फोकल लेंथ का आपको विकल्प नहीं दिया गया है। चलो अल्ट्रा वाइड नहीं है, हार्डवेयर ही नहीं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट
मेन कैमरा है इसमें, 1x में भी पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करने का विकल्प होना चाहिए था। मतलब अभी आज के टाइम पे मोस्टली ब्रांड्स क्या कर रही हैं कि एक ही कैमरा से 3 फोकल लेंथ बना देती हैं, 1x है ना, फिर 1.5x, 2x, और जो 2x होता है तो उसका 2x, 3x, 4x ऐसे 5x बना देती हैं। 3x वाला कैमरा रहता है तो उसमें भी बहुत सारी फोकल लेंथ होती है। बट OnePlus 13 में ही देख लो, 13R में देख लो, मल्टीपल फोकल लेंथ के विकल्प मिलते हैं आपको अलग अलग डिस्टेंस पे आप, ताकि पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकें। और यही रीजन है कि मुझे OnePlus का ये डिसीजन बड़ा अजीब लगा, मतलब ऐसा पता नहीं क्यों किया इन्होंने। खैर इससे हटके यदि हम पोर्ट्रेट इमेज की बात करते हैं, 2x मोड में भी सैचुरेटेड इमेज आती है बहुत सारी कंडीशंस में, कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई रहता है बहुत ज्यादा इमेज में। वैसे काम करता हूँ, कुछ ओरिजिनल इमेज ना मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, आप भी डाउनलोड करिए, एनालाइज करिए, जो भी आपको समझ में आता है कमेंट्स में बताइए। वीडियोस की बात करें तो मेन कैमरा 4K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए वीडियो बनाएंगे स्टेबल स्मूथ वीडियो मिलेगी। हालांकि यहाँ पे भी 13 के कंपैरिजन में ना थोड़ा सा ये ज्यादा सैचुरेटेड कलर शो करता है। अच्छी बात यह है कि 2x टेलीफोटो भी 4K 60 fps रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, बट इसमें OIS नहीं है, तो स्टेबल रह के ही वीडियोस बनानी पड़ेंगे आपको। अल्ट्रा वाइड कैमरा वो तो है नहीं। सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये मैक्सिमम 4K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे EIS इंप्लीमेंट किया गया है, तो वॉक करते हुए भी स्टेबल फुटेज मिल जाएगी आपको। स्किन टोन्स बहुत अच्छी नहीं लगी इसमें मुझे, और इन्हीं सब कारणों से ना OnePlus 13s का जो सबसे कमजोर पक्ष है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, वो इनके कैमरा ही लगे। और मैंने बहुत से लोगों को देखा कि इस फोन को लोगों ने कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप की उपाधि दे दी है, उनसे मैं डिसएग्री करता हूं भाई। क्योंकि देखिए फ्लैगशिप फोन्स का एक सिंपल सा फंडा होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई एकदम बेस्ट गेमिंग फोन होगा वो, या एकदम बेस्ट कैमरा वाला फोन हो जाएगा, बेस्ट बैटरी वाला फोन हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनका फंडा सिंपल है, एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, हर चीज बैलेंस करके देते हैं, आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, आपको कैमरा, बिल्ड, डिजाइन, अब हर जगह आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अब वैसे तो 50-55 हजार रुपए में देखते हैं तो सभी फोन ऐसे परफेक्ट नहीं है, परंतु मेरा प्रश्न आपसे है, क्या एक स्मार्टफोन में फ्लैगशिप चिपसेट देने से वो एक फ्लैगशिप फोन बन जाता है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई कैमरा इसका बहुत वीक है, और ये फ्लैगशिप फोन तो नहीं कहा जा सकता। कॉम्पैक्ट फोन्स में या फिर छोटे फोन्स में ये एक अच्छा विकल्प है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फोन ने मुझे एकदम खराब एक्सपीरियंस दिया, भाई इतने दिन यूज किया है, बैटरी बैकअप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, फोन नॉर्मली यूज करने में ना बहुत मजा आया है, बहुत दिन बाद मैंने इतना कॉम्पैक्ट फोन इतना ज्यादा एंजॉय किया है। बट मेरे हिसाब से OnePlus अपना जो 14s या ऐसा कुछ फोन लेके आएंगे तो उसमें कहना चाहूंगा कि भाई कैमरा को थोड़ा इंप्रूव कर दें। इस प्रोडक्ट में एक्चुअली बहुत पोटेंशियल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और OnePlus 13s मुझे स्ट्रिक्टली उनके लिए लग रहा है फोन जिनको एक छोटे फॉर्म फैक्टर में एक पावरफुल फोन चाहिए विद गुड बैटरी बैकअप, कैमरा में और ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तब इसके साथ जा सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे वीडियो में, नमस्कार।